नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इसी प्रकार से जो कक्षा 11th है उसकी केमिस्ट्री को इस YouTube चैनल के माध्यम से हम यहां पर कंप्लीट ही करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने यहां पर तीसरी यूनिट को कंप्लीट ही किया था और अब जो यूनिट है हमारी वो है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट को हम देखेंगे और फोर्थ यूनिट का जो नाम है यहाँ पर जो दिया है कि केमिकल बॉन्डिंग ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी रासायनिक आबंधन और उसकी आणविक संरचना। यानी यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास में एटम होता है, यानी एटम कभी भी स्थायी या स्वतंत्र नहीं रहता है। वो क्या करता है, दूसरे परमाणु या एटम से बंध बनाकर या साझेदारी कर कर या इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करके यहाँ पर एक स्थायी अणु का निर्माण करना चाहता है। क्योंकि जो एटम होता है वो स्थायी नहीं होता है, यानी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है हमारा एटम परमाणु। उसी के बाद में तो जब परमाणु परमाणु दोनों आपस में मिलेंगे तो वहाँ पर हमारे एक एटम का निर्माण होगा, यानी एक अणु का निर्माण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से उनके बीच में जो बंध बनेगा वो होगा हमारा रासायनिक आबंधन। और यहाँ पर जो दिया है कि उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक जो परमाणु होता है वो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है या फिर आपस में उसी की क्या कर लेता है, साझेदारी करता है। तो वही क्या कहलाती है, उसकी वैलेंसी या संयोजकता कहलाती है। सबसे पहले हम देखें, इस हेडिंग को समझे। यहाँ पर जो दिया है वो दिया हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो परमाणु होता है वो मान लीजिएगा हमारे पास में ये परमाणु है, तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से लिख लेंगे कि जब परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, अतः वह स्थायित्व प्राप्त करने के लिए दूसरे परमाणु से एक बंध का निर्माण कर लेता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा। तो उसी बंध को क्या कहा जाता है, रासायनिक बंध कहा जाता है। और उस प्रकार से जो यौगिकों का निर्माण होता है या अणु का जो निर्माण होगा वो कहलाएगा हमारा रासायनिक आबंधन की यौगिक या रासायनिक आबंधन कहलाएगा, यानी केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। अब किस प्रकार से होता है यहाँ पर देखेंगे तो हम समझेंगे। सबसे पहले मान लीजिएगा कि मेरे पास में ये एक अणु है, यानी मॉलिक्यूल्स है, H2 है। यहाँ पर H2 किस प्रकार से बनेगा, या मान लीजिएगा NaCl है, ये किस प्रकार से बनेगा, MgCl2 किस प्रकार से बनेगा। और इनके बीच में या ऑक्सीजन है तो इनके बीच में कौन से बंध का निर्माण होगा, और इसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा यानी आणविक संरचना किस प्रकार से होगी उसको देखेंगे। मान लीजिएगा हमारे पास में हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s1, यानी इसका जो एस कक्षक होता है वो अर्धपूरित रूप से भरा होता है। यानी अगर हम इसको हुंड के नियम के अनुसार देखें तो इस प्रकार से होता है। यदि मैं इसकी कक्षा को देखूं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से होते हैं, यहाँ पर हम बना देंगे। ये हाइड्रोजन है और इसकी जो एस होता है, एस की जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है और इसका जो बाह्यतम कोश होता है वो पहली ही कक्षा होती है। इसी ही पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 1 है और दूसरा हाइड्रोजन है हमारे पास में, क्योंकि ये एटम है यानी परमाणु है, और दूसरा जो परमाणु है हमारे पास में उसके भी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। यह हाइड्रोजन है, ये भी एटम है और इसके भी बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों ही परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं, दूसरे परमाणु से यानी एक परमाणु दूसरे परमाणु से अपने इलेक्ट्रॉनों की सहभाज्य द्वारा यहाँ पर एक बंध का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, इनका अष्टक पूर्ण हो जाता है और यहाँ पर एक अणु का निर्माण हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा H2, यानी H और H मिलकर क्या बन जाएगा, H2 अणु का निर्माण हो जाएगा। तो ये इनके बीच में जो बंध का निर्माण हुआ है यानी H के बीच में कौन सा बंध होगा। इसी प्रकार से जो हमारा NaCl है तो NaCl के बीच में कौन से बंध का निर्माण होगा, क्यों होगा, यानी इसकी जो संरचना होगी वो किस प्रकार से होगी। तो जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बीच में सहसंयोजी बंध होगा, NaCl में आयनिक बंध होगा या विद्युत संयोजी बंध होगा। तो ये क्या करते हैं, जो एटम होता है वो एटम स्थायित्व प्राप्त करने के लिए दूसरे परमाणु या एटम के साथ क्या कर लेता है, बंध का निर्माण करता है। उसके साथ इलेक्ट्रॉनों की सहभाज्यदारी के द्वारा एक बंध का निर्माण करता है, उसे ही कहा जाता है केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है। इसी के बाद में ये जो संरचनाएं होती है इन्हें ही कहा जाता है मॉलिक्यूलर या
इन्हें कहा जाता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या आणविक संरचना। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो एटम होता है, एटम की जो वैलेंसी कोष क्या होता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं और उसकी संयोजकता होती क्या है, यानी ये बंध का निर्माण क्यों कर रहे हैं, ऐसा इनमें क्या है कि किसी में आकर्षण है या कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो कब देगा और कब लेगा ये हम उसको सबसे पहले देखेंगे। तो ये डिपेंड करेगा उसकी वैलेंसी के ऊपर। तो उसकी वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे, उसको नोट करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो है हमारा केमिकल बॉन्डिंग या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसी अध्याय में स्टार्ट करते हैं, तो वो है हमारी संयोजकता। यानी सबसे पहले हम वैलेंसी को देखेंगे, संयोजकता, या इसे ही कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी क्या होती है। तो देखिए जो संयोजकता यानी कोई भी जो परमाणु है वो अपने बाह्यतम कोष में, यानी एक अष्टक नियम होता है, यानी बाह्यतम कोष में कोई परमाणु, यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, कोई परमाणु अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है या उसे ग्रहण करता है या फिर उससे साझेदारी करता है, संयोजकता कहलाती है या वैलेंसी कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। और ये इलेक्ट्रॉन जिस कोष में उपस्थित होते हैं, उसे संयोजी कोष कहते हैं, संयोजी कोष कहते हैं। यानी यहाँ पर हम देखें कि जो हमारा एटम है, एटम दूसरे परमाणु को अगर इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन से ग्रहण करता है या फिर आपस में ही क्या कर लेता है, साझेदारी कर लेता है, तो वो क्या कहलाती है, उसकी वैलेंसी या संयोजकता कहलाती है। अब किस प्रकार से देगा और किस प्रकार से लेगा, और जिस कोष में ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसी कोष को कहा जाता है संयोजी कोष कहा जाता है। और जो बंध बनाने में या संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। और जो बंध बनाने में भाग लेते हैं वही क्या है, उनकी वैलेंसी कहलाती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारा यहाँ पर जो सोडियम है, इस प्रकार से, या मान लीजिएगा एक कार्बन को देखें हम, तो जो कार्बन है हमारा, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हमारा 1s। इसी के बाद हम देखें 2s, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे होंगे 2p। ये हो जाएगा 2s, इसमें होंगे 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर वितरण होगा। अब हम देखें, ये इसकी पहली कक्षा है और बाह्यतम कोष इसकी दूसरी कक्षा है। तो दूसरी कक्षा में हम इलेक्ट्रॉनों को देखें कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो जो कार्बन होगा उसमें यहाँ पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, लेकिन इन दोनों की जो ऊर्जाएं होती है वो समान होती है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहाँ पर आ जाता है। अब अगर हम देखें तो जो कार्बन है, कार्बन की जो दूसरी कक्षा है, उस दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 4 हो जाती है। तो दूसरी कक्षा संयोजी कोष होगा और उसकी जो वैलेंसी होगी वो 4 होगी। यहाँ पर यानी 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसकी वैलेंसी 4 होगी।
तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है या फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं। इसी के बाद अगर हम देखें तो जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। और उसमें अगर हम देखें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी कक्षा में यहाँ पर जो होंगे इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर होंगे हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। और दूसरी कक्षा के जो p ऑर्बिटल है उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर 7 होते हैं तो 2 2 4 5 6 2 2 4 5 6 और ये 7, यानी यहाँ पर जो दूसरी कक्षा है उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 5 है। किंतु 2 ऐसे हैं यहाँ पर युग्मित रहेंगे, यानी ये बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे। यदि मैं उनको उत्तेजित अवस्था भी करता हूँ तो इसके पास में दूसरा रिक्त ऑर्बिटल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अब जब प्रेजेंट नहीं है तो ये तीनों ही वैलेंसी यहाँ पर शो करेगा, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा सकते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो अगर देखें तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 4। इसमें संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होंगे या बंध बनाने में भाग लेंगे वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 3। तो इसी से ये जो हमारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन H, और इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी इसकी पहली ही कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। यानी यदि हाइड्रोजन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रहण भी कर सकता है, क्योंकि पहली ही कक्षा में उसके इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 1 होती है। तो देखिए अगर यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए और अगर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन कर दें तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो सूत्र का निर्माण हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा NH3 का निर्माण हो जाएगा। लेकिन इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉनों ने यहाँ पर बंध बनाने में भाग नहीं लिया और इसकी संरचना इस प्रकार से हो जाएगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे इन्हें कहा जाता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दिया है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं ये नाइट्रोजन के 5 ही, और यहाँ पर जो स्टार में आए हैं वो यहाँ पर मान लेंगे हम हाइड्रोजन के। तो इस प्रकार से जो नाइट्रोजन है उसके जो नेम है, अष्टक नेम है हमारा, उस नेम के तहत उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। इसी के प्रकार हम अगर देखें कार्बन का, तो जो कार्बन के बाह्यतम कोश में 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 ही हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्टार में इस रूप से बना देंगे ताकि हम इस प्रकार से समझ सकें। तो ये हाइड्रोजन के एक यहाँ आया, एक यहाँ पर आया और एक यहाँ पर आया है और एक यहाँ पर आया है, इस प्रकार से। और अगर हम देखें तो जो कार्बन है, कार्बन के बाह्यतम कोश में यानी इस वाले जो दूसरी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 पूर्ण हो चुकी है। यानी ये अष्टक नियम का पालन करते हैं। अपने कोश में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या रखते हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए किसी को देते हैं या फिर किसी से लेते हैं या फिर आपस में ही क्या कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं। वही क्या कहलाती है, हमारी वैलेंसी या संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये किस प्रकार से बंध का निर्माण करेंगे, यानी ये 4 बंध बनाएंगे, ये 3 बंध बनाएंगे। तो ये केमिकल स्ट्रक्चर यानी रासायनिक यानी केमिकल जो बॉन्डिंग होगा वो किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होगा। चलिए हम देखते हैं, यानी एटम कब किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देगा और कब उससे लेगा और उनके बीच में जो बंध का निर्माण होगा वो किस प्रकार से होगा। तो आपको यहाँ पर इतना समझ में आया होगा, ये होती है हमारी वैलेंसी या संयोजकता। इसको नोट करते जाएंगे आप। इसी के बाद हम सबसे पहले जो बंध देखेंगे वो देखेंगे हम आयनिक बंध को देखेंगे, यानी बंध के प्रकार देखेंगे और जो हमारा बंध होगा यानी इन दोनों एटम के बीच में किस प्रकार बंध का निर्माण होगा। यदि एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और उनके ही बीच में क्या हो जाता है, यहाँ पर एक आयनिक बंध का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें हम विद्युत संयोजिक बंध। तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर जो होगा हमारा विद्युत संयोजी बंध या आयनिक
बंध या विद्युत सहसंयोजी बंध। तो ये होता क्या है, देखिए यहाँ पर इस हेडिंग से ही समझ में आ रहा है, यानी विद्युत यानी हमारी इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी में दोनों ही होते हैं प्लस और माइनस, और ये प्लस और माइनस किस प्रकार से आपस में जुड़ेंगे उनको यहाँ पर दिया है। तो वहाँ बंध जिसमें विद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं। इन दोनों परमाणु किसके द्वारा बंधे रहेंगे, विद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहेंगे। तो यहाँ पर जो देखें, जिसमें एक परमाणु के ऊपर धनायन व दूसरे परमाणु के ऊपर ऋणायन आवेश होता है, और ये विद्युत आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। अब क्यों बंधे रहते हैं कि इसमें एक जो एटम होगा वो क्या करेगा, दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देगा, और दूसरा एटम क्या करेगा, उससे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा। तो चलिए हम उदाहरण के रूप में देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, एक है हमारे पास में अणु, वो है हमारा NaCl यानी यहाँ पर होगा सोडियम क्लोराइड यानी नमक साल्ट का। इसी में देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखें, जो सोडियम है Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 1s, और यहाँ पर जो होगा हमारा वो होगा 2s, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2p, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3s। तो ये 2p, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, और ये होती है हमारी तीसरी कक्षा। यानी सोडियम के जो तीसरी कोर्स यानी तीसरी जो कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होती है 3, एक होती है ये 1। तो ये देखिए, पहली कक्षा में 2 अष्टक है, यानी पहली कक्षा में 2 नियम के अनुसार ही है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन यानी अष्टक नियम का पालन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यदि ये इलेक्ट्रॉनों को लेता है तो इससे 7 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में पूर्ण करने के लिए चाहिए। इसी के बाद अगर हम देखें तो जो Cl है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो हम इस प्रकार से कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए, 1s2 2s2 2p6। इसी के बाद अगर हम देखें तो इसी की तीसरी कक्षा को हम यहाँ पर कंप्लीट ही कर दें इस प्रकार से 3s, और ये हो गया हमारा 3p। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 और ये 5। यानी अगर हम देखें तो इसकी जो तीसरी कक्षा होगी ये होगा 3p। इसकी जो तीसरी कक्षा है इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। यदि ये अष्टक नियम का पालन करना चाहते हैं तो इसको इलेक्ट्रॉनों यहाँ पर 7 चाहिए और इसको यहाँ पर 1 चाहिए, क्योंकि जो हमारा क्लोरीन होता है वो हेलोजन परमाणु है, तो इसकी ऋण विद्युता का मान यहाँ पर अधिक होता है। तो ये क्या करता है, जो साझे के इलेक्ट्रॉन होता है उनको अपनी ओर यहाँ पर आकर्षित कर लेता है। तो ये जो सोडियम है ये इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर डोनेट कर देगा और ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस प्रकार से इनके बीच में, यानी ये है हमारा सोडियम और ये है इसकी बाह्यतम तीसरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, और इसी के बाद में इसका ये परमाणु है, एटम है, और दूसरा जो है हमारे पास में वो Cl का है, और इसके जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो उसको हम बना देंगे 2 2 4 और ये 2 6 और एक ये 7। इसका अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा है, तो आगे जाकर ये इस प्रकार से एक दूसरे के अष्टक को यहाँ पर पूर्ण करेंगे। यहाँ पर Na का है तो यहाँ पर NaCl बन जाएगा, और यहाँ पर जो होगा हमारा, मान लीजिएगा ये नाभिक बीच यहाँ अंदर सोडियम है और यहाँ Cl है, इस पर माइनस आ जाएगा क्योंकि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है और इसके ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 4 और ये 2 6 और एक 7। तो ये क्या करता है, जो साझे के ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहा है इसको क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी के बाद इस पर हो जाता है
एक प्लस और इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और इनके बीच में जो बंध बनता है वो बनता है हमारा विद्युत संयोजी बंध, या फिर इसी बंध को कहा जाता है आयनिक बंध, यानी विद्युत संयोजी बंध, या फिर इसी बंध को कहा जाता है आयनिक बंध कहा जाता है। इसी प्रकार से हम दूसरे एटम के यानी यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर देखें तो ये जो एटम है इसके अंदर केमिकल आबंधन किस प्रकार से बना है और इसके जो आणविक यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा, इस प्रकार से दिया है। अगर हम देखें तो इनमें यहाँ पर ये जो बंध का निर्माण होगा वो होगा हमारा आयनिक बंध का निर्माण होगा। दूसरे बंध में देखें हम या दूसरे अणु में देखें तो दूसरे अणु में देखें हम इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखें तो दूसरा हमारे पास में है MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड को अगर हम देखें यानी मैग्नीशियम जो है हमारा MgCl2, अगर हम देखें मैग्नीशियम तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12, यहाँ 1s2 2s2 2p6 होगा और ये हो जाएगा 3s2। यानी जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो +2 है। यदि ये अपने अष्टक को पूर्ण करना चाहे तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 और यहाँ पर चाहिए। इसी के बाद अगर हम Cl को देखें तो इसका होता है 17, तो इस प्रकार से 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, नहीं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है और यहाँ पर 2 होती है। तो ये क्या करता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये डोनेट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन करेगा, लेकिन यहाँ पर जो Cl है हमारा उस Cl को यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो आवश्यकता है वो 1 है, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 डोनेट कर रहा है यानी 2 देगा। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर हम Cl की संख्या देखें तो 2 Cl है हमारे पास में प्रेजेंट है। तो यहाँ देखें ये हमारे पास में है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी के बाद में देखें तो हमारे पास में जो Cl है, Cl के पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 2 4 और ये 2 6 और 1 7, यानी ये हमारे पास में Cl है। अगर ये दोनों यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो इसका अष्टक पूर्ण यहाँ पर कंप्लीट ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए यहाँ पर Cl कितने आएंगे हमारे, तो 2 आएंगे। अब 2 किस प्रकार से आएंगे, तो यहाँ पर है हमारा एक मैग्नीशियम या Cl है और यहाँ पर है हमारा दूसरा मैग्नीशियम है और यहाँ पर है हमारा दूसरा Cl है। तो ये Cl हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया और ये हो गया हमारा Cl। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण कर लेगा। ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके बना देते हैं, 2 2 4 और 2 6। इसी के बाद इसके बना दें 2 2 4 और 2 6। इस प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको, तो इस पर 2 प्लस आ जाएंगे और इस पर 1 माइनस 1 माइनस। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर Cl Mg+2 Cl माइनस, ये माइनस, तो यहाँ पर भी ये जो बंध का निर्माण होगा इसी बंध का कहेंगे हम विद्युत संयोजी बंध या विद्युत सहसंयोजी बंध कहा जाता है। यानी यहाँ पर आयनिक बंध का निर्माण भी होगा, आयनिक यानी प्लस और माइनस का। तो इस प्रकार से इनमें बंधों का निर्माण होता है। अब हम जो दूसरे वीडियो हैं उस वीडियो में देखेंगे ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो इस आयनिक बंध को या विद्युत सहयोजी बंध को प्रभावित करते हैं, तो उसको हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। उसी के बाद हम देखेंगे यहाँ पर सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, सहसंयोजी बंध के प्रकार, तो उनको भी हम अगले वीडियो में आपको समझा देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।